Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो नहीं, एक लड़ाई सी हुई, तो उसमें दो नाम बड़े सामने आए। एक S-400 ब्रह्मोस मिसाइल, एक राफेल का भी नाम आया, और पाकिस्तान के F-16 का भी नाम आया। अब जो F-16 है वो अमेरिका का है, जो S-400 ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया का है। शुरू से अगर हम देखें तो हम अमेरिका से हथियार कम खरीदते हैं और शायद रशिया से ज़्यादा, तमाम आंकड़े यही कहते हैं। जबकि पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा हथियार खरीदता है, बाद में चीन से। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? दुनिया के सबसे बड़े ऐसे कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार बनाते और बेचते हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि कहाँ अमेरिका और कहाँ हम एशिया के अंदर 48 देश। अमेरिका का इतना इंटरेस्ट क्यों एशिया में रहता है? जब भी लड़ाई होती है वो खुलकर कभी भारत का साथ नहीं देता। इस बार भी अमेरिका ने ऐसे ही काम किया। उसने पाकिस्तान के पीठ पे भी हाथ रखा हुआ है। तो ये क्या मजबूरी है? ये मजबूरी नहीं है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। अब जो पहला सवाल कि क्यों हथियार हम अमेरिका से ज़्यादा क्यों नहीं खरीदते, अमेरिका बार बार क्यों कहता है कि आप रूस से मत खरीदो, हमसे खरीदो। तो बहुत बार टीवी पे ऐड देखा होगा आपने, न्यूज़ चैनल पे भी, बाकी जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं। तो एक बड़ा रूल है बेसिक सा, जब आप कोई ऐड देखेंगे तो एक ही चीज़ बनाने वाली जो दो अलग अलग कंपनियां हैं, सपोज कार, तो अगर आप मारुति का ऐड देखेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हुंडई का ऐड नहीं देखेंगे, क्योंकि शर्तें होती हैं ऐड देने वाले की, कंपनी की, कि आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड हमारे कंपटीटर के साथ नहीं चलाएंगे। उसी तरह कपड़े का हो, सीमेंट का हो, किसी का भी उठा लीजिए, आपको कभी बैक टू बैक एक ही प्रोडक्ट की दो अलग अलग कंपनियों का ऐड दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह से जो बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं, अब जैसे IPL है, अब टाटा IPL नाम है, तो टाटा IPL के साथ हुंडई नहीं घुस सकता या फिर होंडा सिटी नहीं घुस सकता, कंपटीशन का चक्कर है। सेम वही चीज़ हथियारों के साथ। पाकिस्तान अमेरिका से हथियार क्यों खरीदता है, और अमेरिका ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ है, क्यों सपोर्ट करता है? इस बार भी उसने किया। तो इस पूरी पॉलिटिक्स, एशिया की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हथियारों की पॉलिटिक्स, सारी कहानी आपके सामने है। शुरुआत हथियार से। एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही भरोसेमंद, इसको शॉर्ट में सिप्री कहते हैं। इस सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में 2024 में बहुत सारे देश जंग नहीं लड़े, लेकिन रिहर्सल तो करते ही रहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो सैनिक और साजो सामान हथियार पे जो खर्च आया है, $2.443 ट्रिलियन। पता नहीं ये रकम कहाँ जाएगी, मुझे मालूम नहीं। दुनिया के 5 टॉप के जो देश हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं, उनमें पहले नंबर पर है अमेरिका। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर फ्रांस, वही फ्रांस जिससे हमने राफेल का सौदा किया, एक राफेल 2000 करोड़ से ज़्यादा का है। तीसरे नंबर पर है रूस, जिससे हमने S-400 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा। चौथे नंबर पर है चीन, जो पाकिस्तान को ज़्यादातर हथियार बेचता है, और 5वें नंबर पर है जर्मनी। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, ये दुनिया के 5 सबसे बड़े देश हैं जो हथियार बनाते हैं और बेचते हैं। पूरी दुनिया में हथियारों की जितनी खपत होती है उसका 75% सिर्फ ये 5 देश बेचते हैं। एक अमेरिका की रिपोर्ट है कि 2024 में अकेले अमेरिका ने 27.57 लाख करोड़ के हथियारों का सौदा किया। 27,57,000 करोड़।
और इसने जो बेचा 2024 में अमेरिका ने 17.37 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे दुनिया को। एक दिन में पर डे अमेरिका जो हथियार बेचता है और उस हथियार से जो कमाता है वो है 7,553 करोड़, यानी लगभग 75,000 करोड़ एक दिन में अमेरिका हथियार से कमाता है। तो सोचिए ये मार्केट कितनी बड़ी है। अब जो दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देश हैं, जहाँ शांति होगी, पीस होगा, तो वो खरीदेगा नहीं, तो कौन कौन से देश हैं और भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? तो इंडिया जो है उन देशों में है टॉप 10 जो हर साल बाहर से हथियार खरीदता है। अब तो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का अभी चल रहा है। इंडिया ने अभी जो डेटा कहती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा हथियार जो इंडिया के पास है उसमें से 36% रूस से खरीदा है। मतलब जितने भी हम हथियार खरीदते हैं उसका 36% हमने रूस से लिया है। रूस के बाद फ्रांस से हमने 33% लिया जिसमें राफेल है, और अमेरिका से हम सिर्फ 13% हथियार खरीदते हैं। तो कहाँ रूस, कहाँ फ्रांस और कहाँ अमेरिका, सिर्फ 13%। 2018 से 22 के बीच जो हथियार की बिक्री की पूरी रिपोर्ट है उसमें जो 10 देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे, उनमें से टॉप 10 जो खरीदने वाले हैं 11% पूरे वर्ल्ड में जितने हथियार बने भारत ने खरीदे। और इन हथियारों में भारत के अलावा भारत ने 11%, सऊदी अरब नंबर 2 पे 8.4% पूरे वर्ल्ड के हथियार का जो परसेंटेज खरीदा है। नंबर 3 पे है कतर 7.6%, नंबर 4 पे है यूक्रेन, जंग जारी है इसलिए वाजिब है 4.9%, पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है लेकिन हथियार खरीदने के मामले में 4.3%, 5वें नंबर पर, जापान 4.1%, मिस्र 4%, ऑस्ट्रेलिया 3.7%, बड़ा शांत देश है। दक्षिण कोरिया समझ में आता है, नॉर्थ कोरिया पड़ोसी होगा तो खरीदना पड़ेगा, 3.1%, और चीन 2.9%, यानी चीन भी बाहर से खरीदता है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड के खरीद और फरोख्त का। दुनिया में जो हथियार बनते हैं, जो 5 देश बनाते हैं, उसके सबसे बड़े खरीदार अगर 10 देश हैं तो उन 10 के नाम ये हैं: इंडिया, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन। अब अभी हमारे यहाँ ये हुआ कि अब हम मेक इन इंडिया, खुद का हथियार बनाएंगे, खर्चा कम होगा, शुरुआत हो चुकी है। भारत ने एक टारगेट रखा कि हम 2024-25 तक 35,000 करोड़ के हथियार बनाएंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे, 35,000 करोड़। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा है, इसलिए कि हम खुद बना रहे हैं। 2022-23 में हमने 16,000 करोड़ के हथियार दुनिया को बेचे, अलग अलग देशों के। अब ये टारगेट अगले साल के लिए बढ़ाकर डबल 35,000 करोड़ किया गया है। अब हमने जो चीज़ बनाई या बेचे वो क्या सामान है, कौन से हथियार हैं? तो भारत ने मिसाइलें बनाई, तोपखाने बनाए, बंदूक, रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियाँ और अलग अलग रेडार और गोला बारूद, ये हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमने एक्सपोर्ट किया, किन किन देशों को किया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, ब्राज़ील, 34 और देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी बेचा। इसके अलावा UAE, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ 10 देशों को हमने गोला बारूद बेचे। तो इंडिया का अपना डोमेस्टिक मार्केट अब इस कोशिश में लगा हुआ कि हम हथियार बेचेंगे और अपना खर्च कम करेंगे। लेकिन फुल फ्लेज हथियार बेचने में जो मैंने कहा 5 देश जो है, और इनके आपने आंकड़े देखे होंगे, दुनिया के कई देशों के GDP से भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ तक पहुँचने में बड़ा, हथियार बनाने में खर्चा से ज़्यादा ये होता है कि जो प्लानिंग होती है, जो रिसर्च होता है, क्योंकि हथियार भी एक मेडिसिन या किसी प्रोडक्ट की तरह जिसका एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर वो ख़राब हो गया तो नुकसान, दूसरा आपने बना लिया और देश में शांति, तो बिकेगा नहीं तो करेंगे क्या? तो जितनी भी बड़ी कंपनियां या बड़े देश हैं हथियार बनाने वाले,
जैसे चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रूस हो, चीन हो, ये सब हथियार बनाने से पहले आने वाले 40-50 सालों के बारे में रिसर्च करते हैं। ग्लोबली ये देखते हैं कि किन किन देशों में आने वाले 40-50 साल में रिश्ते बिगड़ेंगे, कौन कौन पड़ोसी एक दूसरे से लड़ेगा, क्या क्या वजह हो सकती है, और फिर वो उसी हिसाब से 40-50 साल के आगे का सोचा है और उस हिसाब से फिर वो उतनी ही हथियार बनाते हैं। फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आती हैं। कई हथियार पुराने हो जाते हैं, आपने बना दिया, यूज़ तो हुआ नहीं, तो मॉडल ही बेकार। अब जैसे आप कार लेते हैं, अब 2025 का मॉडल है, साल आ गया, मिल रहा है, लेकिन अब आप इस वक्त 2020, 22, 23 का मॉडल तो लेंगे नहीं कार का। सेम हथियारों का है। जैसे अब पाकिस्तान के पास F-16 है, लेकिन 18 भी है, 22 भी है, तो 16 तो पुराना हो गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो हथियार बनाने में जितना पैसा, सपोज अगर मान लीजिए कि एक पिस्टल बनाने में मान लीजिए 100 रुपये का खर्च है, लेकिन उस पिस्टल को बनाने के लिए जो रिसर्च करते हैं और उसकी प्लानिंग और खपत कहाँ कहाँ होगी, उस पर 1000 रुपये का खर्च है, क्योंकि पूरी टीम काम करती है कि अच्छा ये पिस्टल कौन यूज़ करेगा, कब यूज़ करेगा, कितने साल बाद इसके यूज़ करने का वक्त आएगा। उस पे पूरी दुनिया का एक आप रिसर्च करते हो और तब फिर हथियार बनता है। तो खर्च रिसर्च में ज़्यादा होता है, हथियार के बनाने की लागत तो बहुत ही कम होती है। तो कोई भी देश जब इस तरह से हथियार बनाता है तो मेनली रिसर्च और वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स आने वाले वक्त में कौन कौन किससे छिड़ेगा, लड़ेगा, वो मैटर करता है। जैसे एक रिपोर्ट थी कि गल्फ वॉर के बाद अब वॉर सेंटर बनेगा इराक, फिर उधर ईरान से हो ही चुका था, फिर सीरिया की तरफ जाएगा, इजराइल और उसके आसपास के तो हमेशा चलता रहता है। अब ये था कि आने वाले वक्त में बाकी जगह तो अब आप देखिए सीरिया भी शांत हो गया, सिविल वॉर ख़त्म, इजराइल और बाकी ईरान वीरान अभी ठंडे पड़े हुए हैं, भारत चीन में हमारा चलता रहता, पाकिस्तान के साथ तो चलता ही रहेगा। लेकिन अब ये है कि आने वाला वक्त साउथ ईस्ट एशिया के लिए डिस्टर्ब होगा, यानी साउथ ईस्ट एशिया के देश आपस में लड़ सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा हथियारों की खपत और हथियार बनाए जाने का जो पूरा रिसर्च चल रहा है वो फोकस है साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे। तो ये तो हो गई हथियार बनाने और उनका पूरा धंधा, पैसे कितने का है। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि हम अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदते और रशिया से क्यों। तो शुरुआत में जब हम न्यूक्लियर पावर बने, अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदी लगाई थी, पर फिर भी धीरे धीरे रिश्ते बेहतर हुए, अमेरिका हमें हथियार देने लगा। लेकिन अमेरिका के हथियार बड़े महंगे होते हैं, पहली भी वजह ये है। दूसरा ये कि वो लेटेस्ट जो भी चीज़ बनाते हैं शेयर नहीं करते। वो जब उसको यूज़ कर लेते हैं, उन्हें लगता है पुराना हो गया है तो फिर देते हैं, और जब तक या तो पुराना नहीं भी हो, जब उसका लेटेस्ट मॉडल उनके पास सब तैयार है, बनकर आविष्कार हो चुका है, तो फिर वो पुराना, जैसे F-16 जब नया है तब तक तो वो खुद कर रहे हैं। अब 18 पे उन्होंने काम कर लिया, रिजल्ट बढ़िया है, तब कहेंगे चलो F-16 दे दो। 18 यूज़ कर लेंगे तो कहेंगे 20 ले लो, 22 अब खुद पे काम करेंगे। अमेरिका दुनिया का वो देश है जो हर साल जंग लड़ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है, हर एक के अंदरूनी मामले में घुसना उसकी फितरत है। तो आप चाहे देख लें, सोवियत संघ हो, अफगानिस्तान हो, उधर अफ्रीका हो, गल्फ वॉर हो, सीरिया हो, हर जगह अमेरिका की दखल अंदाजी है और वो लड़ता रहता है। उसके दो फायदे होते हैं, दादागिरी सलामत रहती है और दूसरा जो उसके हथियार हैं वो भी बिक रहे होते हैं। तो अमेरिका इसीलिए हथियार लगातार बनाता रहता है और हथियार बनाने के मामले में नंबर 1 है पूरे देश में, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ही घुस के जंग के हालात पैदा करता और फिर खुद जंग में घुसता और अपने हथियार की खपत भी करवा लेता है। तो उसके हथियार टेस्टेड होते हैं, बड़े बड़े जंग लड़ने का उसे तजुर्बा है। रूस जो हथियार बनाता, तो रूस अभी यूक्रेन के अलावा आपने देखा कोई जंग तो हुई नहीं, यूक्रेन में भी दूसरी तरह की जंग चल रही है। तो रूस को बड़े बड़े जंगी तजुर्बा नहीं है हथियार के। हालांकि रूस जब कोई भी हथियार बनाता तो अमेरिका की तरह ये नहीं कि मॉडल पुराना हो गया तब बेचता है, वो शेयर करता है। जैसे S-400 था इंडिया के साथ, उसने उसी वक्त शेयर किया था ब्रह्मोस मिसाइल।
तो दो चीज़ें, रूस सस्ता देता है, अमेरिका महंगा देता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अमेरिका को सिर्फ पैसे नहीं कमाने, उसको इस पूरे अमेरिका की ताकत उसके डॉलर है। दुनिया में कोई भी ट्रेड होता है, कोई भी धंधा होता है, दो देश जब आपस में कोई व्यापार करते हैं, जैसे भारत को अगर मान लीजिए दुबई से ही तेल खरीदना है, तो एक्सचेंज जो मनी है वो डॉलर ही होगा। तो दुनिया के ज़्यादातर देश, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है डॉलर, तो जो भी जिसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, मान लीजिए भारत और श्रीलंका आपस में दाल बेच रहे हैं, भुगतान डॉलर से हो रहा है, अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है, दो देश के बीच में बिजनेस चल रहा है, डॉलर के चक्कर में वो अपना पावरफुल होता जा रहा है। तो एक तो ये, दूसरा जो सबसे बड़ा है, सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को पूरे दुनिया के हर देश पर दबदबा चाहिए। और यही वजह है कि भारत के साथ एशिया के जो देश हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये उसकी पॉलिसी है। और यही पॉलिसी उसके हथियार बेचने में साफ झलकती है। जो हमारा एशिया है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 60% तो हमारे एशिया में ही है। अब एशिया अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया के साथ एशिया पर नज़र रखना और अपनी दादागिरी को सलामत रखना, ये अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। 48 देश हैं एशिया के अंदर, लेकिन हर देश से अमेरिका को मतलब नहीं है, उसको चाहिए पावर सेंटर। अब पावर कैसे और संतुलन कैसे बनाना है और किन किन देशों को कैसे झुकाना है, उनके साथ कैसे समझौता करना है, ये खेल इन हथियार को बेचने की झलक से साफ दिखाई देती है। पूरे एशिया पे अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। अब कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ चीज़ें कर रखी। बेशक भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों, अब नहीं है, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। अमेरिका के खिलाफ भारत भी कभी नहीं बोलता कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम अमेरिका हमारे दोस्त हैं, जबकि सही मानों में नेचुरल दोस्त हमारा रशिया है। तब क्या होता है कि उसे इंडिया से कोई मतलब नहीं है अमेरिका को, उसको अपने मतलब से मतलब है। उससे देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा अनबन रहता है। अब इत्तेफाक से यहाँ पे चीन भी है, उधर रशिया भी है, सारे बड़े एक से एक बड़े धुरंधर देश भारत भी है। अमेरिका को डर रहता है कि कहीं भारत ट्रेड के लिए नई करेंसी कुछ देशों के साथ मिलकर चला दे तो डॉलर की तो वैल्यू गई, और फिर ये सब सुपर देश बन जाएंगे, तो फिर उनका क्या होगा, उनको कौन पूछेगा, फिर मंडावली करने के लिए कौन बुलाएगा ट्रंप को। तो इसीलिए वो हर देश के साथ जिनके रिश्ते ख़राब होते हैं उनके साथ पॉलिटिक्स करता है। साउथ एशिया पर उसकी नज़र रहती है। साउथ एशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। अब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है। अब पाकिस्तान को F-16 दिया, अब इंडिया कहे कि यार हमें भी दे दो, तो अब F-16 इंडिया को तो बेच नहीं सकता, दोनों F-16 क्या करेंगे, किसी का तो सुपीरियर हो। तो इंडिया कहेगा नहीं हमें F-18 दे दो, वो कहेगा ले लो भाई, तो पाकिस्तान पीछे तो रहेगा नहीं, कहेगा आपने F-18 दिया हमें और लेटेस्ट दो, कहेगा अच्छा तुम 22 ले लो। तो ये होड़ मचाता रहता और फ़ायदा किसका हो रहा है, नया नया माल बेचकर अमेरिका का। तो पाकिस्तान के हमेशा सपोर्ट में, चाहे टेररिज्म के ऊपर कितने वो बोले अमेरिका, उसकी डबल पॉलिसी ये रही है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को हथियार बेचता है। क्यों? पाकिस्तान सूट करता है उसको साउथ ईस्ट एशिया पर कंट्रोल करने के लिए, जिसमें इंडिया नहीं बाकी के भी जितने देश वहाँ से वो कंट्रोल करेगा। तो साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ सब कुछ करता है। अब वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना है, पूरा एशिया जो मैंने बताया 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की यही, क्योंकि दो ही देश मिलाकर इतनी आबादी बढ़ा देते हैं, चीन और भारत। तो साउथ एशिया पाकिस्तान को उसने पकड़ के अपना पिट्ठू बना रखा, वहाँ से कंट्रोल करता है। ईस्ट एशिया की तरफ से, बल्कि वेस्ट एशिया की तरफ से उसने इजराइल को पकड़ रखा है और इजराइल से कह रखा है कि तुम इधर से नज़र रखो, हम तुम्हारे पीठ के पीछे खड़े हैं, तो वहाँ से कुछ भी होगा तो इजराइल देख लेगा। अब जो तीसरा हिस्सा बचता है एशिया का, उधर से उसने जापान को खड़ा रखा है। जापान के पड़ोस में साउथ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। अब जापान वो देश है जो आपको पता है कि 45
हिरोशिमा नागासाकी के बाद अमेरिका ने एक तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद जापान ने एक समझौता किया झुककर मजबूरी में अमेरिका से। अमेरिका ने कहा कि आज के बाद तुम कभी अपना सेना नहीं बनाओगे, सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। उस शर्त से जापान बेचारा बंधा हुआ है, वहाँ के सेनाओं का ठेकेदार अमेरिका बना हुआ है। तो अब जापान तो मुंह खोलेगा नहीं अमेरिका के खिलाफ। बचा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को भी अमेरिका ने कंट्रोल में कर रखा है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ वो करता है, वैसे ही साउथ और नॉर्थ के साथ करता है। साउथ कोरिया कुछ खुल के बोलेगा तो वो नॉर्थ कोरिया को बेलगाम कर देगा, कहेगा उनके पास रॉकेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो वहाँ से वो जापान के थ्रू करता है। बीच में यूक्रेन और रशिया का जब हुआ तो उसने यूक्रेन के, चूँकि नाटो देश वाला इशू उठ रहा था, तो उसका ये भी था कि यूक्रेन के ज़रिए भी एशिया के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बनाया जाए। लेकिन वहाँ गलती से पुतिन साहब आ गए और लड़ाई भी आमने सामने की पुतिन से थी, तो अमेरिका की बात बनी नहीं। लेकिन अमेरिका की कोशिश यही है, एशिया में शांति कभी अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही हों, इंडिया चीन के रिश्ते ऐसे ही ख़राब हों। हाँ, इंडिया रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो बेहतर है। भारत की भी मजबूरी ये है कि हम खुल के नहीं कहते कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रेड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कहते नहीं। लेकिन हाँ, रूस के साथ हमारी दोस्ती जग जाहिर है, ओपनली है। तो इसीलिए कई बार अमेरिका धमकाता है कि आप रूस से क्यों हथियार खरीद रहे हो, हमसे खरीदो। अब उनसे हथियार खरीदने में दोनों प्रॉब्लम बताइए आपको। पैसे एक तो ज़्यादा ही है, और एक तो अमेरिका की शर्तें बहुत होती हैं। वो जब हथियार देता है तो कहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे पाकिस्तान को F-16 बेचा, भारत ने विरोध जताया कि आप उसको क्यों दे रहे हो, तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको खुश कर देता हूँ। उसने पाकिस्तान से कहा तुम F-16 सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, अगर तुम पे कोई आतंकवादी हमला हो या आतंकवादियों को कैम्प को उड़ाना हो। भारत के खिलाफ तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो सारे F-16 के लाइसेंस उसके कल पुर्जे सब बंद कर दूंगा। तो अमेरिका को भी उसने पाकिस्तान को भी खुश कर दिया। अब ऐसी भारत जब भी कुछ खरीदता है तो बहुत सारे उसके शर्तें लगा देते हैं कि ये हथियार आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करोगे। अरे तो भैया हथियार फिर खरीद ही क्यों रहे हम? अगर हम मेन दुश्मन के खिलाफ हथियार आपसे ख़रीद रहे हैं कि उससे ख़तरा है और आप कह रहे हो उसी पे इस्तेमाल नहीं करना, तो ऐसे हथियार का फिर क्या उसको शोपीस की तरह रखना है? तो ये बेतुकी शर्त है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर काम कराता है, जबकि रशिया के साथ हमारे ऐसे शर्त होते नहीं हैं। तो इसीलिए हम अपने 36% जो भी हथियार हैं रशिया से खरीदते हैं और अमेरिका से सिर्फ 13%। वो भी कुछ मजबूरियां और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एक तो ये है कि रशिया के मुकाबले अमेरिका के वेपन्स ज़्यादा लेटेस्ट होते हैं, क्योंकि वो साल भर पूरी दुनिया में जंग लड़ता ही रहता किसी न किसी देश में घुसकर। रशिया के साथ ये चीज़ है नहीं। तो एक तो पैसा और दूसरा शर्तें कि ये हथियार तो दूंगा पर इसको ये मत करना, ये मत करना। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को अमेरिका हथियार बेचता है, अपनी शर्तों पर बेचता है, अमेरिका से वो ख़रीदता भी है, खुशी खुशी ख़रीदता है। भारत अब थोड़ा सा ये है कि नहीं भैया, हम हथियार का खर्चा कम करेंगे, हम खुद बनाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 36,000 करोड़ का टारगेट है हमारा। अभी हमने जो बेचा है उसके हिसाब से आगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी दुनिया एक तरफ शांति की बात करती है, और जो बड़े बड़े देश हैं, जो एकदम तरक्कीशुदा देश, अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन, सभी हथियार के धंधे में लगे हुए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी एक दुकान में हलवाई अगर मिठाई बनाता है तो किस लिए बनाता है? ताकि वो मिठाई लोग ख़रीदें और खाएं। तो जो हथियार बनाने वाले देश हैं वो उसको शौक के लिए या शक्ति प्रदर्शन के लिए तो नहीं बना रहे। वो चाहते हैं कि लोग खरीदें। तो कौन खरीदेगा? किसी भी देश में जहाँ शांति हो उनको हथियार की ज़रूरत ही नहीं है। तो हथियार वही खरीदेगा जिस देश में उथल पुथल है। अब उथल पुथल ना भी हो तो हथियार तो बना लिया भाई, इतने अरबों डॉलर आपने हथियार बनाने पे खर्च कर दिया और पूरी दुनिया में शांति हो, तो क्या ये हथियार बनाने वाले देश को गवारा होगा ही है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप हथियार बना रहे हैं तो भैया उसको बेचना तो है। अब बेचने के लिए आप कुछ भी करवा दो, जंग करवाओ, लड़वाओ, एक दूसरे को आपस में बोलो गोली चलाएं, बम चलाएं। तो इसीलिए
ये 5 देश जो सबसे बड़े हैं, और भी हैं 100 देश हैं ऐसे जो बनाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड के 75% हथियारों का ठेका इन 5 देशों के पास। और ये 5 देश कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में अमन हो, सुकून हो, शांति हो, लेकिन लड़ने वाले देश पता नहीं इन बातों को, ओपन चीज़ें हैं आपके सामने आंखों के, क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं शांति से रह पाते। आतंकवाद भी शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से आप देखेंगे, मैंने पहले भी कई बार कहा, लादेन हो, बगदादी हो और भी आतंकवादी संगठन हो, इसके सरगना कभी ना कभी अमेरिका के हथियारों से ही खेले, अमेरिका ने ही दिया। तो हथियार जब बनाएंगे और हथियार को आपको बेचना है तो फिर शांति बर्दाश्त नहीं है। बस यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि 2 देश शांति से रहें। ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले भाई अपना सिलसिला आज से शुरू करता हूं, क्योंकि बीच में ऑपरेशन सिंदूर लंबा चल गया था। आज आरफ चौधरी इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरफ। और ये उर्फ किट्टू, रेणु तोमर जी और विकास चौधरी जी के ये साहबजादे हैं, बेटे हैं आरफ। और हमारी SHO हमारी दीपा, जो एडिटर हमारी क्या नाम है उसका, हमारी ड्रोन, हमारी बिल्डर, हमारी सुखोई, हमारी मिसाइल, सब वही है। तो दीपा इनकी मौसी है। तो हैप्पी बर्थडे आरफ, हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। इसके अलावा विनोद तायड़े जी की बिटिया का भी बर्थडे है, इन्होंने बिटिया का नाम ही नहीं भेजा। कोई बात नहीं, विनोद तायड़े साहब, बिटिया को आप बर्थडे विश कर दीजिएगा पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से। साथ ही दिव्या आकृति का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्या। और ये विभा एंड सोनू कृष जी की बिटियां हैं। दिविजा मेहता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिविजा। और ये भेजा है पूनम जैन जी ने। साथ ही काशिफ मोमिन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काशिफ। भेजा अमीर शेख ने है। राजकुमार राजगीर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजकुमार जी। और ये पंकज राजगीर जी के पिताजी हैं। साथ ही कमल पांडे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमल जी। इसके अलावा मंजर आलम, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मंजर। और ये हाफिज़ करीम नूरानी ने भेजा, उनके भाई हैं। प्रियंका नितिन, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। और ये नितिन मालवीय जी की पत्नी है। साथ ही सरिता एंड संजय साहू, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, सरिता जी एंड संजय साहब। भेजा अशोक बिश्नोई ने है। वर्षा एंड दीपक कुमार, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो वर्षा जी, दीपक जी, आप दोनों को भी बधाई। इसके अलावा हेमलता सूर्यवंशी एंड विकास सूर्यवंशी, तो हेमलता जी एंड विकास सूर्यवंशी जी, आप दोनों की भी आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, बधाई। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी वैसे तो मंडे को किसी नई कहानी के साथ, लेकिन अगर कल रात 11 बजे आज तक पर आप देखना चाहें तो क्राइम कहानी विद शम्स आज तक पर देख सकते हैं, कल रात 11 बजे। वैसे अपनी कहानी के साथ मंडे रात 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।